हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 7th की जो कार्य पुस्तिका है उसका पार्ट 6 करेंगे, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन वे होते हैं जिनमें कोई नई चीज़ नहीं बनती है, और रासायनिक परिवर्तन वे होते हैं जिनमें कुछ नए पदार्थ बनते हैं। तो इनके बारे में कुछ क्वेश्चंस हैं, वो हम सोल्व करेंगे। सोच कर बताओ। मोमबत्ती जलती है तो मोम धीरे धीरे पिघल जाता है। बर्फ़ पिघल कर पानी बन जाती है। पानी में शक्कर मिलाने पर शक्कर घुल जाती है। पानी में अगर चीनी मिलाई जाती है तो चीनी घुल जाती है। ऐसे ही 5 उदाहरण लिखो जिनमें इसी प्रकार के परिवर्तन होते हैं। तो देखिए, ये परिवर्तन यहाँ पर मोम पिघल जाता है और बर्फ़ पिघल जाती है और पानी में चीनी घुल जाती है। तो ये सभी भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। इनमें कुछ नई चीज़ तो बनी नहीं है। तो यह भौतिक परिवर्तन, तो भौतिक परिवर्तनों के ही हमें कुछ उदाहरण लिखने हैं। तो जैसे पानी से भाप बनना, घी जो होता है वो पिघल जाता है, गीले कपड़े सूख जाते हैं, कागज़ की नाव बना देते हैं और कपड़ों को मोड़ा जाता है, उनकी तह कर देते हैं। तो ये सभी भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। उपरोक्त परिवर्तनों में के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सत्य नहीं है लिखना है। भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय होते हैं। उत्क्रमणीय मतलब पहले जैसे ही हो जाते हैं। भौतिक परिवर्तन पहले जैसे ही हो जाते हैं। जैसे कपड़ों को मान लीजिए मोड़ दिया, उनको फिर सीधा कर दिया, तो वो होते हैं उत्क्रमणीय। भौतिक, तो ये सत्य है, इसमें हमें लिखना सत्य नहीं है, तो ये तो सत्य है। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के आकार, आमाप, रंग और अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, तो ये भी सही है। भौतिक परिवर्तन में आकार बदल जाता है। मान लीजिए हमने ये एक पेंट है और इसको मोड़ दिया है तो मान लीजिए इसकी निक्कर बन जाती है। ऊपर जैसे बारिश के टाइम इसको मोड़ लेते हैं ऊपर, तो निक्कर सी बन जाती है। तो इसकी देखिए आकार में चेंज आ जाता है, लंबाई चौड़ाई में चेंज आ जाता है, तो ये भी सत्य है। भौतिक परिवर्तनों में ये भी होते हैं। भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थ नहीं बनते, ये भी सही है। अब ये देख लेते हैं, भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है, तो ये गलत है। तो इसका उत्तर यही आएगा, क्योंकि हमें जो कथन सत्य नहीं है वह लिखना है। प्रश्न नंबर 3 है, सारणी में दिए गए उदाहरणों को भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों में बांटिए और कारण बताइए कि वह भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्यों है, आपने इसे कैसे पहचाना। तो वही भौतिक परिवर्तन वे होते हैं जिनमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, और रासायनिक परिवर्तन वे होते हैं जिनमें नया पदार्थ बनता है। तो ये उदाहरण हैं, जैसे गर्म और ठंडे पानी को आपस में मिलाना। गर्म और ठंडे पानी को अगर आपस में मिला दिया तो कोई नया पदार्थ तो बनता नहीं है। तो ये भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं, क्योंकि इनके तापमान में अंतर आता है और उसके कारण संवहन होता है और नया पदार्थ नहीं बनता है। तो ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। दूध का खट्टा हो जाना, तो ये रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि दूध जब खट्टा हो जाता है तो खराब हो जाता है, तो नया पदार्थ बनता है, तो ये रासायनिक परिवर्तन है। लोहे पर जंग लगना, लोहे पर अगर जंग लगता है तो आयरन ऑक्साइड बन जाता है, नया पदार्थ बनता है, तो ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, क्योंकि इसमें नया पदार्थ बना है। अमाशय में भोजन का पाचन, जब खाना खाते हैं हमारे अमाशय में जाता है तो भोजन का पाचन होता है, तो उससे नया पदार्थ बनता है, ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। पानी को जब उबालते हैं तो भाप बनता है, लेकिन वो अवस्था में ही परिवर्तन होता है, उसमें नया पदार्थ नहीं बना है, तो ये भौतिक परिवर्तन, क्योंकि इसमें नया पदार्थ नहीं बना है। लकड़ी का जलना, लकड़ी जब जलती है तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, क्योंकि उससे राख बनती है, धुआं भी बनता है और कार्बन कण भी निकलते हैं। शक्कर का जल में घुलना, जब चीनी को जल में घोला जाता है तो उससे कोई नया पदार्थ नहीं बनता, वह भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। गतिविधि 1, एक कांच का गिलास लो, उसे साफ पानी से आधा भरो, उसमें 2 चम्मच चूने का पाउडर डालना है। मतलब हमें एक गिलास लेना है, उस पर साफ पानी डालना है, पानी में चूने का पाउडर डालना है। थोड़ी देर बाद उससे ऐसे ही छोड़ देना है। कुछ देर बाद आप देखोगे कि चूना गिलास के तल में बैठ जाता है। अब गिलास के ऊपर जो पानी होता है वो दूसरे गिलास में निथार लेना है। तो ये कर दिया है, पहले इसमें चूना घोल दिया है, अब जो पानी है उसको अलग गिलास में निकाल दिया है। अब इसमें अगर इस पानी के अंदर अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस या फिर फूंक मारेंगे, इसमें अगर हम फूंक मारेंगे तो ये मिल्की कलर, मतलब जैसे दूध होता है तो दूध या कलर इसका हो जाता है। प्रश्न 4 है, अब चित्र में दिखाए अनुसार निथरे हुए चूने के पानी में फूंक मारो, तो पानी में क्या परिवर्तन आता है? मैंने बता दिया है, पानी का रंग दूधिया हो जाता है। पानी का रंग क्यों बदल जाता है? क्योंकि जो चूने का पानी है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हुई है, तो
कैल्शियम कार्बोनेट बना है, इसके कारण पानी का रंग दूधिया हो जाता है। इस अभिक्रिया की समीकरण लिखो। तो ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसके साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो चूने का पानी है वो, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होती है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, और ये H2O बनता है, तो जल बनता है। तो यहाँ पर मैंने इसलिए ही नहीं बताया था क्योंकि यहाँ बता रखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूना होता है, जो चूने का पानी, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होती है और ये कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और H2O बनता है। और चूने के पानी कैल्शियम कार्बोनेट होता है उसका कलर दूधिया होता है। जब मोमबत्ती जलती है तो भौतिक और रासायनिक दोनों ही परिवर्तन होते हैं। इसे परखने के लिए एक मोमबत्ती लेकर उसे कुछ देर तक जलाओ। जब मोमबत्ती जलती है तो उसमें भौतिक परिवर्तन भी होता है और रासायनिक परिवर्तन भी होते हैं। भौतिक परिवर्तन में सिर्फ या तो उसका साइज बदल जाता है, उसका आकार बदल जाता है, रंग भी बदल जाता है, कुछ नया पदार्थ नहीं बनता। तो जो मोमबत्ती होती है उसको जलाते हैं तो पिघल जाती है, मोम पिघल गया है तो वो हो गया भौतिक परिवर्तन। उसकी मोम पिघलने से जो मोमबत्ती है उसकी हाइट कम हो जाती है, तो ये हो गया भौतिक परिवर्तन। लेकिन और भी परिवर्तन होते हैं, उसमें रासायनिक परिवर्तन भी होते हैं। जैसे मोमबत्ती जलती है तो जलना तो एक रासायनिक परिवर्तन का अच्छा उदाहरण है। तो धागा भी जल जाता है, और जब जलता है तो प्रकाश भी उत्पन्न होता है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो ये सब रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। अब हम आगे करते हैं, मोमबत्ती के आकार में क्या परिवर्तन होता है। मतलब मोमबत्ती का आकार छोटा हो जाता है। अगर वैसे लिखना है तो हम लिखेंगे ये भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि इसका आकार छोटा हो जाता है। इसके जलने से बनने वाले नए पदार्थों का पता लगाओ। तो जब मोमबत्ती जलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, ऊष्मा बनती है, गर्मी निकलती है, प्रकाश निकलता है, और मोम की वाष्प, मतलब मोम जो होता है वो वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, तो मोम की वाष्प बनती है, और धागा भी जलता है, और उससे कार्बन कण भी बनते हैं। प्रश्न 6, आपने देखा होगा कि घर में रखी लोहे की आरी, कुल्हाड़ी या कील आदि को वायु में कुछ दिन के लिए अगर छोड़ दिया जाता है तो उस पर जंग लग जाता है। लोहे का जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन क्यों है? क्योंकि लोहे की वस्तुएं जंग लगने पर अपना आकार बदल लेती हैं। तो ये नहीं, आकार नहीं बदलती हैं। उनकी अवस्था में परिवर्तन होता है नहीं, क्योंकि वो ठोस से द्रव थोड़ी हो जाती हैं। उनके रंग में परिवर्तन आ जाता है, रंग में परिवर्तन थोड़ा सा आ जाता है, लेकिन और पढ़ते ही उन पर जंग के रूप में नया पदार्थ बनता है। तो देखिए, रंग में परिवर्तन एक भौतिक परिवर्तन का भी उदाहरण हो सकता है। यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन क्यों है? क्योंकि उस पर जब जंग लगता है तो नया पदार्थ बनता है। तो ये इसका उत्तर आएगा द, ये वाला सही है। प्रश्न 7 है, राधा ने एक मैग्नीशियम के फीते को जलाकर उसकी राख को पानी में घोला। मैग्नीशियम रिबन होता है, उसको जलाकर उसकी राख को पानी में अगर घोलते हैं तो इस घोल ने लाल लिटमस को नीला कर दिया। लाल लिटमस को नीला, तो लाल लिटमस को नीला कौन करता है? क्षारकीय पदार्थ जो होते हैं वो लाल लिटमस को नीला करते हैं। इस प्रयोग से राधा ने क्या निष्कर्ष निकाला? मैग्नीशियम को जलाने पर एक अम्लीय पदार्थ बनता है, ये गलत है। और मैग्नीशियम को जलाने पर एक क्षारकीय पदार्थ बनता है, तो यह है सही है। मैग्नीशियम की राख कोई नया पदार्थ नहीं है, ये गलत है। मैग्नीशियम की राख एक उदासीन पदार्थ है, ये भी गलत है। तो उत्तर आएगा ब। प्रश्न 8 है, जब नीले थोथे के घोल में एक कील को डाला जाता है तो कुछ समय बाद घोल का रंग हरा हो जाता है। जब कॉपर सल्फेट को नीला थोथा बोलते हैं, इसमें कोई लोहे की कील डाली जाती है तो इसका रंग जो है पहले तो नीला होता है, और इसमें कील डाली जाती है तो उसका रंग हरा हो जाता है। कील पर भूरे रंग की परत भी चढ़ जाती है। निम्न में से कौन सी अभिक्रिया है इसका सही रूप दर्शाती है? कॉपर सल्फेट प्लस कॉपर आयरन सल्फेट बनता है और आयरन बनता है, ये गलत है। कॉपर सल्फेट प्लस आयरन, आयरन सल्फेट बनता है, आयरन बनता है, तो गलत है। उसके बाद कॉपर सल्फेट आयरन, आयरन सल्फेट बनता है और कॉपर बनता है। तो जो आयरन सल्फेट बनता है ये हरे रंग का होता है, तो FeSO4 बनता है। तो ये आयरन सल्फेट बनता है, ये हरे रंग का होता है। और कॉपर, जो कॉपर है ना, ये कील पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, कील पर कॉपर चढ़ जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। इसका उत्तर स आना चाहिए। अगला है, आयरन सल्फेट में आयरन डालते हैं, कॉपर सल्फेट कॉपर बनता है, ये तो गलत है। हमने आयरन सल्फेट में नहीं डाला, कॉपर सल्फेट में डाला है। प्रश्न नंबर 9 है, पृष्ठ संख्या 6 और 7 में बनने वाले नए पदार्थों के नाम और उनके सूत्र लिखो। तो प्रश्न 6 में Fe और O2 प्लस H2O, तो ये Fe2O3 और हाइड्रोजन गैस बनी। प्रश्न 6 कौन सा है? ये देखिए, यहाँ पर है लोहे पर, लोहे को अगर खुला छोड़ दे तो जंग लग जाती है, तो उसका हमें
अभिक्रिया लिखनी है। तो ये लोहा है, इसको ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है, ये जलवाष्प के साथ क्रिया करता है, तो ये आयरन ऑक्साइड बनती है और हाइड्रोजन गैस बनती है। उसके बाद प्रश्न 7 में मैग्नीशियम रिबन को जब जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, और जब उसको पानी में घोला जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड को पानी में घोला जाता है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या तुम जानते हो हमारे आसपास कई रासायनिक परिवर्तन होते हैं, उनमें से कुछ रासायनिक परिवर्तन हमारे लिए उपयोगी होते हैं, कुछ परिवर्तन हानिकारक होते हैं। जैसे लोहे की चीज़ पर जंग लगना हानिकारक होता है, जबकि दूध का दही बदलना उपयोगी परिवर्तन होता है। मतलब कुछ रासायनिक परिवर्तन हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं, कुछ हानिकारक भी होते हैं। अगर किसी रासायनिक परिवर्तन से हमारे लिए कुछ लाभदायक पदार्थ बनते हैं तो वो हमारे लिए लाभदायक होता है, और अगर कुछ हानिकारक पदार्थ बनते हैं तो हमारे लिए हानिकारक होता है। तो प्रश्न 10 है, ऐसे ही 3 परिवर्तन लिखो, यह भी बताओ कि यह परिवर्तन हमारे लिए उपयोगी है या हानिकारक है। तो पहले हम लिखेंगे उपयोगी रासायनिक परिवर्तन। प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया होती है वह बड़ी उपयोगी है, क्योंकि उससे ऑक्सीजन मिलती है हमें और पौधों को ऊर्जा मिलती है। भोजन का पचना ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है, ये भी हमारे लिए लाभदायक है। पत्तियों का से खाद बनना ये भी लाभदायक है, क्योंकि अगर पत्तियों से खाद नहीं बनेगी तो कूड़ा बहुत सारा फैला पड़ा रह जाएगा और पर्यावरण प्रदूषित होगा। और हानिकारक परिवर्तन क्या होता है, जैसे कूड़े का जलना, कूड़े को अगर जलाते हैं तो बहुत सारी गैसें निकलती हैं, प्रदूषण होता है, तो ये हमारे लिए हानिकारक है। भोजन खराब अगर हो जाता है तो ये भी एक हानिकारक रासायनिक परिवर्तन है। मिट्टी में अगर अम्लता बढ़ जाती है, ये भी एक हानिकारक रासायनिक परिवर्तन है। प्रश्न 11, आप जानते हैं कि रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं। इनके अतिरिक्त रासायनिक परिवर्तनों में होने वाली निम्न घटनाओं का एक एक उदाहरण समीकरण सहित लिखो। कि जो रासायनिक परिवर्तन होता है उसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, इसके अलावा और भी परिवर्तन होते हैं, जैसे कोई गैस भी बनती है। तो जब सिरका और खाने का सोडा को मिलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, तो ये एक गैस बनने का उदाहरण है। रंग में परिवर्तन होता है, जब कॉपर सल्फेट में आयरन डाला जाता है तो आयरन सल्फेट ये हरे रंग का होता है, क्योंकि कॉपर सल्फेट नीले रंग का होता है और ये ब्राउन कलर अलग निकल जाता है, तो ये उदाहरण है रंग में परिवर्तन का। अवक्षेप बनना, जब सिल्वर नाइट्रेट में पोटेशियम क्लोराइड डाला जाता है तो सिल्वर क्लोराइड और पोटेशियम नाइट्रेट बनता है, तो यहाँ पर ये है अवक्षेप। और ऊष्मा उत्पन्न होना है, मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन से रिएक्शन होती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ऊष्मा भी निकलती है और प्रकाश भी निकलता है, तो ये इनके उदाहरण हैं। ये रासायनिक परिवर्तन में मतलब गैस भी बनती है, रंग में परिवर्तन भी हो सकता है, अवक्षेप भी बनता है या फिर ऊष्मा उत्पन्न भी हो सकती है। तो ये भी पहले भी आया था, फिर दोबारा से आ गया है। 3 बर्तन लो, इनमें 2 बर्तनों में उबला पानी और एक में नल का पानी डालो। तीनों बर्तनों में एक एक कील डालो। उबले पानी में एक बर्तन को ढक्कन से ढक दो, दोनों बर्तनों को खुला रहने दो। एक दिन बाद तीनों कीलों को बर्तन से बाहर निकालो और अवलोकन करो। तो ये हमने 3 डिब्बे लिए हैं, पहले में उबला पानी, दूसरे में भी उबला पानी, तीसरे में नल का पानी डाला है, और इनमें से पहला डिब्बा बंद है और दोनों डिब्बे खुले हैं। अब तीनों कीलों में क्या परिवर्तन आएगा, तो ए में ऑक्सीजन का संपर्क नहीं है तो जंग नहीं लगेगा। भाई ये डिब्बा बंद है, इसमें ऑक्सीजन से कील का संपर्क नहीं हो रहा है तो इस पर जंग नहीं लगेगा, क्योंकि जंग लगने के लिए ऑक्सीजन भी ज़रूरी है और जल वाष्प या फिर जल भी ज़रूरी है। अब ये डिब्बा खुला है लेकिन इसमें उबला पानी है, उबले पानी में ऑक्सीजन कम होती है, तो ये ऑक्सीजन कम होने के कारण 2-3 दिनों में इस पर जंग नहीं लगेगा। तो बी में लिखेंगे उबले पानी में ऑक्सीजन की कमी होती है इसलिए इस पर जंग नहीं लगेगा। और सी में नल का पानी है, तो सी में नल का पानी होने से और ये खुला भी है, इससे इसको ऑक्सीजन भी मिलती रहती है, तो इस पर जंग लग जाएगा। तो सी पर लिखेंगे जंग लगेगा। जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल दोनों हैं, वह खनिज लवण भी होते हैं नल के पानी में, तो इसलिए इस पर जंग लगेगा। बी है जिन कीलों में जंग नहीं लगा उसमें ऐसा किसकी अनुपस्थिति कारण हुआ। तो जंग लगने के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन नहीं मिली इसको, यहाँ पर भी नहीं मिली, इसलिए उन पर जंग नहीं लगा। अब इसी प्रयोग को 3 अन्य तेल लगी कीलों के साथ करके देखो कि क्या परिवर्तन हुआ। तो किसी भी कील पर जंग नहीं लगेगा, क्योंकि अगर पानी में हम कील को डाल देंगे और कील के ऊपर तेल लगा होगा तो इससे ऑक्सीजन का संपर्क तो होगा ही नहीं, और ऑक्सीजन का संपर्क नहीं होगा तो जंग नहीं लगेगा, क्योंकि जंग लगने के लिए ऑक्सीजन का होना जरूरी है। प्रश्न 13, आपके यहाँ लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए क्या तरीके अपनाए जाते हैं। तो हम
लोहे की चीज़ों को ग्रीस लगा सकते हैं या फिर तेल भी लगा देते हैं या फिर पेंट भी कर देते हैं। उचित मिलान करो। ये वस्तुएं हैं और ये जंग लगने से रोकने की विधियां हैं। तो यहाँ पर देखिए कैंची व चाकू लिख रखा है, यहाँ चाकू नहीं आएगा क्योंकि इसका जो उत्तर आता है ये आता है ग्रीस लगाकर। कैंची को ग्रीस लगाकर जंग से बचाते हैं, लेकिन चाकू पर ग्रीस नहीं लगाते हम, तो यहाँ पर कैंची आएगा बस। बसों व ट्रकों का ढांचा, जो बसें और ट्रक होते हैं उनके ऊपर पेंट किया जाता है जिससे वो जंग से बच सकें। लोहे की चादरें जो होती हैं उनके ऊपर जिंक की परत चढ़ाई जाती है, यानी रियासत लेपन किया जाता है जिससे वो जंग लगने से बच सकें। लोहे का जो फर्नीचर होता है, मतलब जो शो पीस वगैरह जो होते हैं या फर्नीचर जो होता है, कुर्सियाँ वगैरह में जो लोहा लगा होता है, तो उनके ऊपर टिन या क्रोमियम की धातु की परत चढ़ाई जाती है जिससे वो चमकदार होते हैं एक तो, और जंग लगने से बचते हैं। जो बर्तन होते हैं, बर्तनों को मिश्र धातु से बनाया जाता है जिस पर बर्तनों पर जंग नहीं लगती। प्रश्न 15, अपने आसपास गन्ने के रस से शक्कर बनाने की प्रक्रिया का अवलोकन करो। इसमें क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग किस प्रकार होता है? क्रिस्टलीकरण विधि का कोई अन्य उपयोग भी लिखो। गन्ने के रस को उबाला जाता है, उबालकर छान लिया जाता है और इसे ठंडा होने पर इससे शक्कर के यानी चीनी के क्रिस्टल बन जाते हैं। इसी तरह कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल भी बनाए जाते हैं। कॉपर सल्फेट को गर्म किया जाता, पानी में घोल लिया जाता है और उसको गर्म किया जाता है और गर्म करके उसको छान लिया जाता है, फिर उसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है, फिर कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बनते हैं। तो यहाँ तक पाठ खत्म होता है। अब हम अगले वीडियो में अगला पाठ करेंगे। अगर आपको समझ आ गया है प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड लाइक। कुछ समझ नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।